कल हमने कुछ बेसिक टर्म्स देखी थी, जैसे कार्डियक आउटपुट क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं जो रेगुलेशन कैसे होता है कार्डियक एक्टिविटीज का। तो देखना इसको, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटीज। तो इसके अंदर कार्डियक एक्टिविटीज के अंदर अपन मेनली दो चीजें देखेंगे, कार्डियक आउटपुट, ये अपन कल देख चुके हैं क्या चीज होती है अच्छा डिटेल में, और इसमें हार्ट बीट। यानी कि भाई जो भी कार्डियक एक्टिविटीज हैं उनको रेगुलेशन करने वाले फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन उसको रेगुलेट करता है, कौन कौन उसको कम करेगा, ज्यादा करेगा, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से, और एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है। यानी कार्डियक आउटपुट कैसे बढ़ेगा, कौन बढ़ाएगा, हार्ट बीट कैसे बढ़ेगी, कौन बढ़ाने में उसकी हेल्प करेगा। तो उसके दो फैक्टर हैं मेनली, एक होता है इसका इंट्रिंसिक फैक्टर, एक है इसके एक्सट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक जैसे कि नाम से पता है, इंटरनल, यानी कि हार्ट खुद सेल्फली डिपेंडेंट रहे अपना कंट्रोल करने के लिए, यानी कि विद द हेल्प ऑफ हार्ट। यानी कि कार्डियक आउटपुट, हार्ट बीट को मैनेज करने के लिए हार्ट खुद के अंदर ही जो फैक्टर है उनका इन्वॉल्वमेंट ले खाली, तो वो होता है इंट्रिंसिक फैक्टर। और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स के अंदर अदर देन हार्ट के अलावा कोई भी फैक्टर हो वो इन दोनों को मैनेज करने के लिए अपना इन्वॉल्वमेंट शो करे, अदर देन हार्ट। मेनली इसमें अपन देखेंगे वो होगा नर्वस इन्वॉल्वमेंट, नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट, एंड कोई केमिकल्स जो होते हैं बॉडी में उनका इन्वॉल्वमेंट। यानी कि कार्डियक एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए दो फैक्टर्स होते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर यानी कि हार्ट सेल्फ डिपेंडेंट रहे, खुद ही अपने से सब मैनेज करे, इंटरनली अगर ये दोनों चीजें मैनेज कर रहा है हार्ट, वो आता है इंट्रिंसिक फैक्टर्स के अंदर। और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स के अंदर आता है नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट, केमिकल्स का इन्वॉल्वमेंट। तो अब इनको वन बाय वन देखते हैं अपन। तो आज अपन स्टडी करेंगे खाली इंट्रिंसिक फैक्टर्स की, और कल अपन देखेंगे एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। शुरू करते हैं अपन इंट्रिंसिक फैक्टर्स। इंट्रिंसिक फैक्टर्स, इन्वॉल्वमेंट ऑफ हार्ट देखने को मिलेगा इसके अंदर अपने को, इन्वॉल्वमेंट ऑफ हार्ट। अब इसके अंदर एक एक्सपेरिमेंट आता है स्टार्लिंग का। स्टार्लिंग ने सबसे पहले इसको बताया था एक्सपेरिमेंट के थ्रू, स्टार्लिंग एक्सपेरिमेंट। इनके जो एक्सपेरिमेंट का नाम था वो था स्टार्लिंग्स हार्ट लंग प्रिपरेशन। तो इन्होंने इसमें बताया था कि जब हार्ट के अंदर कोई नर्वस इन्वॉल्वमेंट ना करें, हार्ट जो है वो सेल्फली डिपेंडेंट रहे, उसके बाद वो अपने मैकेनिज्म्स को कैसे कंट्रोल करता है, कैसे रेगुलेट करता है, वो बताया था इन्होंने। यानी कि हार्ट फ्री फ्रॉम नर्वस सिस्टम। तब इन्होंने देखा था कि भाई जैसे कि ये हार्ट है, तो इन्होंने बताया कि जो ब्लड मान लेते हैं राइट वेंट्रिकल से निकल रहा है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू,
अगर उतना ही ब्लड वापस से लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ रहा है तब तो सिस्टम ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, इसकी और इसकी अमाउंट अगर डिफर हो रही है आपस में, तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या तो कहीं हिमोरेज है, ब्लड कहीं लीक हो रहा है पूरी बॉडी के अंदर, या फिर और कोई फैक्टर्स हैं, या फिर ब्लड कहीं एक्यूमुलेट हो रहा है शरीर के अंदर, कहीं इकट्ठा होता जा रहा है। तो ये सबसे पहले स्टार्लिंग ने बताया था, बिना नर्वस सिस्टम के इन्वॉल्वमेंट के सेपरेट रखा हार्ट को। अकेला उन्होंने देखा था कि अगर ये वाला ब्लड और ये वाला ब्लड इक्वल है, यानी कि राइट वेंट्रिकल से निकला हुआ और लेफ्ट एट्रियम में आया हुआ ब्लड अगर इक्वल है, तो जो हार्ट की मैकेनिज्म्स हैं वो ठीक काम कर रही हैं। और इन्होंने एक लॉ और दिया था, वो देखते हैं बस। इनके जो लॉ था उसका नाम था स्टार्लिंग्स लॉ ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। इन्होंने इसमें बताया था कि इंटेंसिटी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन मेनली हार्ट को बीट करने के लिए जो मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी होगी मायोकार्डियम। अपन ने देखा था मसल्स के अंदर इसको मायोकार्डियम, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ ऑफ मायोफाइब्रिल्स। इनिशियल लेंथ ऑफ मायोफाइब्रिल्स, यानी कि मायोकार्डियम जो है उसके जो मायोफाइब्रिल्स हैं, जो भी उसके मसल्स के फाइबर हैं, उनकी लेंथ स्टार्टिंग में जितनी ज्यादा रहेगी, रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी उतना ही ज्यादा रहेगा। अगर उनके जो लेंथ है वो शॉर्ट है तो जो कॉन्ट्रैक्शन की इंटेंसिटी है वो भी कम रहेगी। अगर लेंथ ज्यादा है तो कॉन्ट्रैक्शन की इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी। ये प्रोपोर्शनल का साइन है, मतलब ये ज्यादा, ये कम, तो ये भी कम। ठीक है, तो ये वाला इसका स्टेटमेंट था लॉ का, स्टार्लिंग्स लॉ ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये दो चीजें आप ध्यान में रखेंगे इसमें। तो ये वाला पॉइंट स्टार्लिंग्स हार्ट लंग प्रिपरेशन एंड अनदर वन इज लॉ, ये दोनों अलग अलग चीज हैं। स्टार्लिंग्स लॉ ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, intensity of muscle contraction is directly proportional to the initial length of myofibrils। ये स्टेटमेंट है स्टार्लिंग के लॉ का। अब आगे चलते हैं और आगे स्टार्ट करते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर्स को। आगे इंट्रिंसिक फैक्टर को अपन डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में। एक तो आता है हेटेरोमेट्रिक ऑटो रेगुलेशन, एक आएगा होम्योमेट्रिक ऑटो रेगुलेशन। तो इसको अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हेटेरोमेट्रिक ऑटो रेगुलेशन एक आएगा होम्योमेट्रिक ऑटो रेगुलेशन। हेटेरोमेट्रिक ऑटो रेगुलेशन जो होता है वो रहेगा लेंथ पे डिपेंडेंट, यानी कि ये रहेगा लेंथ डिपेंडेंट। कॉन्ट्रैक्शन जो इसके रहेंगे इसमें इस फैक्टर के अंदर वो रहेंगे मायोफाइब्रिल्स की लेंथ पे डिपेंड, लेंथ डिपेंडेंट। इनिशियल लेंथ पे डिपेंडेंट रहेंगे कॉन्ट्रैक्शन किसमें, हेटेरोमेट्रिक ऑटो रेगुलेशन के अंदर। और जो होम्योमेट्रिक ऑटो रेगुलेशन आएगा ये रहेंगे लेंथ से इंडिपेंडेंट, मायोफाइब्रिल्स की लेंथ से। मतलब इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होंगे वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करेंगे, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन के फैक्टर्स की अपन बात नहीं करेंगे इसके अंदर। आगे देखते हैं इस वक्त किसकी बात होगी, मायोफाइब्रिल लेंथ इंडिपेंडेंट। ये है इसके अंदर हेटेरोमेट्रिक के जो कॉन्ट्रैक्शन होंगे वो लेंथ पे डिपेंडेंट रहेंगे, ये रहेगा लेंथ पे इंडिपेंडेंट। इसके अंदर अपन बात करेंगे का पॉइंट प्रीलोड की, इसके अंदर आएगा पॉइंट आफ्टर लोड।
ये दोनों कई बार डिफाइन में पूछे जाते हैं, व्हाट इज प्रीलोड, व्हाट इज आफ्टर लोड। तो अपन एक एक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन हेटेरोमेट्रिक ऑटो रेगुलेशन। हेटेरोमेट्रिक ऑटो रेगुलेशन, इसमें जैसा कि अपन ने देखा ये लेंथ पर डिपेंडेंट होंगे, इसके कॉन्ट्रैक्शन लेंथ डिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्शन। एक पॉइंट आएगा इसमें अब प्रीलोड, इसको देखिए आप, व्हाट इज प्रीलोड। तो प्रीलोड जो होता है वो होता है वेंट्रिकुलर फिलिंग, ventricular filling at the time of ventricular diastole। यानी कि जब वेंट्रिकल आराम की कंडीशन में, रिलैक्सेशन की कंडीशन में, डायस्टोल में है, उस टाइम जितनी ज्यादा वेंट्रिकुलर फिलिंग होगी वही उसका प्रीलोड बढ़ाएगी। यानी कि ये प्रोपोर्शनल है, फिलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रीलोड। यही प्रीलोड होता है कि भाई उसमें कितनी फिलिंग हुई है डायस्टोल की सिचुएशन के अंदर, उसको अपन बोलते हैं प्रीलोड। वेंट्रिकल की फिलिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल की कंडीशन के अंदर। अब इसको देखते हैं अपन समझने के लिए। मान लीजिए दिस वन इज हार्ट, अब इसके अंदर ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में, ब्लड पहुंच गया, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल फिल हो रहा है, वेंट्रिकल बढ़ रहा है, इसमें मान लेते अपन वॉल्यूम इंक्रीज, क्योंकि ब्लड फिल हो रहा है, ब्लड फिलिंग। अब इसमें वेंट्रिकुलर जब फिलिंग हो रही है, ब्लड बढ़ रहा है, तो इसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है साथ साथ में, तो इंटरनल प्रेशर भी बढ़ रहा है, इंटरनल प्रेशर। इंटरनल प्रेशर बढ़ रहा है, तो इसके बढ़ने से जो उसकी मसल्स की लेंथ है वो भी इंक्रीज हो रही है। मसल की लेंथ इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होंगे। ये लाइन अपन ने स्टार्लिंग्स लॉ ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के बिहाफ पे बोली है कि भाई अगर ब्लड ज्यादा, वॉल्यूम ज्यादा, डायलेशन ज्यादा, तो मसल्स ज्यादा चौड़ी होंगी। मसल स्ट्रेच हुई तो मसल्स की लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी तो जैसे कि स्टार्लिंग साहब ने पहले एक्सपेरिमेंट में बताया था, अगर मसल्स की लेंथ ज्यादा है तो रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी ज्यादा होंगे। तो इस बिहाफ पे अपन ने बोला है कि मसल्स की लेंथ ज्यादा तो रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी ज्यादा होंगे, और रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अगर ज्यादा होंगे तो कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा, तो फाइनली निकलने वाला ब्लड भी ज्यादा होगा। तो ये है इसके अंदर प्रीलोड। एक बार फिर से देखिए इसको, जो हेटेरोमेट्रिक ऑटो रेगुलेशन है, ये लेंथ पे जो इसके कॉन्ट्रैक्शन होंगे इस रेगुलेशन के अंदर वो रहेंगे लेंथ पे डिपेंडेंट। इसके अंदर पॉइंट है प्रीलोड। तो जो भी वेंट्रिकुलर फिलिंग है, वेंट्रिकुलर वॉल्यूम है, वो वेंट्रिकुलर डायस्टोल के अंदर बढ़ता है। यानी कि डायस्टोल की सिचुएशन के अंदर जब वेंट्रिकुलर फिलिंग हो रही होती है, वेंट्रिकल का वॉल्यूम बढ़ रहा होता है, उसी कंडीशन को अपन बोलते हैं प्रीलोड। तो इस कंडीशन के अंदर मान लीजिए ब्लड आया, वो आया लेफ्ट एट्रियम में, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल में अगर ब्लड बढ़ता गया, वॉल्यूम बढ़ता गया, इंटरनल प्रेशर बढ़ता गया, प्रेशर बढ़ने के साथ साथ मसल्स की लेंथ बढ़ती गई। मसल्स की लेंथ अगर बढ़ती गई तो रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होंगे, क्योंकि अपन ये देख चुके हैं स्टार्लिंग्स लॉ ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में, अगर भाई मसल्स की लेंथ ज्यादा है तो रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी ज्यादा होंगे, तो फाइनली कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा, या फिर अपन बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा। एक सेकंड की बात, एक बीट की बात हो रही, एक बीट की बात अगर हो रही है स्ट्रोक वॉल्यूम, और पूरी 1 मिनट की बात है अगर, तो कार्डियक आउटपुट बोलेंगे इसको। देन चलते हैं अपन
होम्योमेट्रिक ऑटो रेगुलेशन पे। होम्योमेट्रिक ऑटो रेगुलेशन, इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होंगे, इस वाले रेगुलेशन के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होंगे वो रहेंगे लेंथ इंडिपेंडेंट, मायोफाइब्रिल्स की लेंथ के बढ़ने घटने से इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता इस रेगुलेशन के अंदर, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शन होंगे वो लेंथ के इंडिपेंडेंट रहेंगे मायोफाइब्रिल्स की। इसके अंदर एक पॉइंट आता है आफ्टर लोड, इसको देखें आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आफ्टर लोड का मतलब होता है कि जो रेजिस्टेंस कितना है वेंट्रिकुलर इजेक्शन के टाइम पे, यानी कि ये हार्ट है, ये वेंट्रिकल्स हैं, किसी वेंट्रिकल को एक को ले लेते हैं अपन, तो इस वाले वेंट्रिकल से ब्लड बाहर निकलेगा, तो इसके निकलने के बाद जो जो फैक्टर आएंगे, जो जो रेजिस्टेंस इसकी जो वेसल के अंदर आएंगे, उन रेजिस्टेंस को क्लियर करने के लिए इसको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो यानी कि आफ्टर लोड इज ए रेजिस्टेंस रिगार्डिंग वेंट्रिकुलर इजेक्शन। इसके अंदर इजेक्शन के अंदर आपको पता है, जैसे कि हो गया भाई, अच्छा रेजिस्टेंस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि कल अपन ने देखा था, कल वाले लेक्चर में, कोई भी मान लेते हैं ब्लड वेसल है, या तो इसकी इलास्टिसिटी कम हो जाए, या इसकी ल्यूमेन कम हो। ये कुछ पॉइंट्स हैं इसके अंदर कि भाई आफ्टर लोड जो होता है वो होता है रेजिस्टेंस रिगार्डिंग वेंट्रिकुलर इजेक्शन, यानी कि इलास्टिसिटी कम हो, ल्यूमेन सकड़ी हो, और इसमें हाँ जी एक पॉइंट और से इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, ब्लड विस्कोसिटी ज्यादा हो। ये कुछ पॉइंट है, आप देख सकते हैं इसमें कहीं भी मसल्स की लेंथ का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये अपन ने देखा था कि कॉन्ट्रैक्शन के अंदर इसमें मसल्स की लेंथ के इंडिपेंडेंट रहते हैं होम्योमेट्रिक ऑटो रेगुलेशन। अगर इलास्टिसिटी कम हुई तो ब्लड का वेंट्रिकल को प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा, उसको ज्यादा जोर से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ब्लड को स्क्वीज आउट करने के लिए। ल्यूमेन कम हुई तब भी यही हाल है। और ब्लड विस्कोसिटी ज्यादा हुई तो विस्कोसिटी मतलब ब्लड ज्यादा गाढ़ा है तो उसको वेंट्रिकल से बाहर निकालने के लिए ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इसके अंदर, आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस रिगार्डिंग वेंट्रिकुलर इजेक्शन, यही होता है आफ्टर लोड। इसको याद में रखें आप लोग। इसमें पॉइंट्स हैं, या तो इलास्टिसिटी बढ़ जाए, ल्यूमेन सकड़ी हो जाए, नैरो हो जाए, ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाए, यही कंडीशन आती है आफ्टर लोड की। यानी कि रेजिस्टेंस रिगार्डिंग वेंट्रिकुलर इजेक्शन इज नोन एज आफ्टर लोड। फैक्टर्स क्या क्या हैं इसके? ये फैक्टर्स हैं इलास्टिसिटी, ल्यूमेन एंड ब्लड विस्कोसिटी। एक बार एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स का अपन बेसिक और देख लें एक बार। तो ये वाले फैक्टर्स थे जैसे इंट्रिंसिक फैक्टर, इसमें हार्ट का रोल रहता है, लेकिन जो आते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर उसमें कोई भी हार्ट का इन्वॉल्वमेंट देखने को नहीं मिलेगा। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट की ही मैकेनिज्म रेगुलेट होंगी इसके अंदर भी, वही कार्डियक आउटपुट रेगुलेट होगा, हार्ट बीट रेगुलेट होगी, लेकिन उनको रेगुलेट करने के लिए हार्ट का कोई भी रोल नहीं होगा, अदर फैक्टर्स के रोल होंगे, जैसे कि नर्वस सिस्टम का रोल होगा, नर्वस सिस्टम, या फिर केमिकल रेगुलेटर्स होंगे बॉडी में, जो भी अलग अलग जगह केमिकल रेगुलेशन लिख देते हैं इसको, बॉडी में जो जो अलग अलग टाइप के केमिकल्स मिलते हैं वो कैसे हार्ट बीट को, कार्डियक आउटपुट को अफेक्ट करते हैं, वो इसमें अपन देखेंगे। नर्वस सिस्टम के अंदर आप जानते हैं जो एएनएस होता है वो मेनली इसको रेगुलेट करता है। एएनएस के अंदर आपको पता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, या फिर एक पार्ट और इसका पैरासिम्पैथेटिक
ये दोनों उसको रेगुलेट करेंगे। इन दोनों नर्वस सिस्टम की ब्रांचेस निकलेंगी, जो एट्रियम होगा और वेंट्रिकल। सिंपैथेटिक की, पैरासिम्पैथेटिक की, दोनों की ब्रांचें लगभग इक्वली कंट्रोल करती हैं एट्रियम को, लेकिन वेंट्रिकल के जो रेगुलेशन होंगे उसको मेनली अफेक्ट करती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की ब्रांचेस। तो ये भी एक पॉइंट इसको आप याद में रखें। तो कल जब अपन मिलेंगे तो वापस से स्टार्ट करेंगे इंट्रिंसिक फैक्टर्स, स्टार्टिंग से डिटेल में देखेंगे नर्वस सिस्टम को पहले, उसके बाद देखेंगे कौन कौन से केमिकल रेगुलेटर्स होते हैं। तो अगले लेक्चर में अपन इसको स्टार्ट करेंगे, डिटेल में पूरा पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच।